रॉयल क्लासिक होटल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि शहर के सीने पर जड़ा एक नगीना था। उसकी ऊंची इमारत आसमान से बातें करती थी और उसके अंदर की दुनिया आम जिंदगी की धूल मिट्टी से कोसों दूर थी। यहां हवा में भी इत्र की महक और सफलता की खनक घुली रहती थी। सुबह के 11 बजे का वक्त था। बाहर सूरज आग उगल रहा था। मुंबई की सड़कें गाड़ियों के शोर और दौड़ भाग में व्यस्त थी, लेकिन होटल के ऑटोमेटिक कांच के दरवाजों के अंदर एक अलग ही शांत और व्यवस्थित ब्रह्मांड था। इटली से मंगाए गए संगमरमर के फर्श ऐसे चमक रहे थे कि हर आने जाने वाले का अक्स उसमें साफ नजर आता था। हर कोने में ताजे लिली और गुलाब के गुलदस्ते सजे थे, जिनकी भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल को एक शाही एहसास दे रही थी। इसी शाही एहसास के केंद्र में थी रिसेप्शन की भव्य डेस्क, जिसके पीछे बैठी थी रिजा मल्होत्रा। रिजा इस होटल की तरह ही थी, बाहर से खूबसूरत, पेशेवर और थोड़ी महंगी। उसने गहरे नीले रंग की डिजाइनर साड़ी पहन रखी थी, जो होटल की यूनिफॉर्म थी, लेकिन उसने उसे इस अंदाज से पहना था कि वो भी किसी फैशन स्टेटमेंट से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में गहरा काजल, होठों पर महंगी लिपस्टिक और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो स्वागत से ज्यादा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करती थी। वो अपने काम में माहिर थी, लेकिन उसकी महारत ग्राहकों की सेवा से ज्यादा उनकी हैसियत तौलने में थी। ठीक इसी समय होटल के मुख्य द्वार की ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ रहा था। उम्र के बोझ ने उनके कंधों को झुका दिया था, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वो अपनी मंजिल को अच्छी तरह जानते हों। उन्होंने साधारण सा सूती कुर्ता पायजामा पहना था, जो कई बार धुलने के कारण अपना रंग खो चुका था, लेकिन था बिल्कुल साफ। उनके पैरों में घिसी हुई चप्पलें थी और हाथ में एक पुराना सा कपड़े का झोला, जिस पर वक्त की धूल की परतें जमी थी। दूसरे हाथ में वो एक लकड़ी की छड़ी थामे थे, जो उनके थके हुए शरीर का सहारा थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति और असाधारण चमक थी। उनका नाम था शिव नारायण मेहता। जैसे ही वो कांच के दरवाजे के पास पहुंचे, सुरक्षा गार्ड हरिकिशन ने उन्हें दूर से ही देख लिया। हरिकिशन पिछले 5 सालों से यहां काम कर रहा था और अब उसे देखते ही पता चल जाता था कि कौन मेहमान है और कौन गलती से यहां आ गया है। उसकी नजरों में ये बुजुर्ग दूसरी श्रेणी में आते थे। वो तेजी से लपककर उनके सामने आ गया और अपना हाथ फैलाकर उन्हें रोक दिया। उसकी आवाज में सवाल कम और शक ज्यादा था। बाबा, कहा, आप यहां क्यों आए हैं? शिव नारायण मेहता रुके। उन्होंने अपनी शांत आंखों से हरिकिशन को देखा और बहुत ही नरम लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, बेटा, मेरी यहां एक बुकिंग है, बस रिसेप्शन पर उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक अविश्वास की नजरों से देखा। बुजुर्ग की आंखों में आत्मविश्वास तो था, लेकिन उनके कपड़ों और हुलिये से ऐसा कुछ भी नहीं झलक रहा था जिससे उसकी बात पर यकीन किया जा सके। वो अपने साथी गार्ड की ओर मुड़ा और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, सुन रहा है? बाबा कह रहे हैं कि इनकी रॉयल क्लासिक में बुकिंग है। लगता है धूप ज्यादा चढ़ गई है, रास्ता भटक गए हैं। दोनों गार्ड दबी हुई हंसी में डूब गए। ये वही क्रूर हंसी थी जो अक्सर ताकतवर लोग किसी कमजोर को देखकर हंसते हैं, ये जताने के लिए कि तुम हमारी दुनिया के हिस्से नहीं हो। रिसेप्शन पर बैठी रिजा मल्होत्रा ने यह हलचल देखी। उसने कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी काजल लगी पलकें उठाई और दरवाजे की ओर देखा। सामने एक दुबला पतला साधारण सा बुजुर्ग खड़ा था, जिसका पहनावा इस 5 सितारा होटल के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। उसने अपनी नजरों के स्कैनर से उन्हें सिर से पैर तक स्कैन किया, जैसे वो कोई अवांछित वस्तु हो। उसके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई, वो मुस्कान जो स्वागत के लिए नहीं बल्कि अपमान करने के लिए होती है। बुजुर्ग किसी तरह गार्ड्स को समझाकर अंदर आ चुके थे और अब सीधे रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़ रहे थे। उनकी धीमी चाल
और छड़ी की टकटक की आवाज लॉबी में गूंज रहे धीमे पियानो संगीत के साथ एक अजीब सा विरोधाभास पैदा कर रही थी। जी कहिए, रिजा ने अपनी आवाज में कृत्रिम मिठास घोलते हुए पूछा, लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वो इस बातचीत को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। बेटी, मेरा नाम शिवनारायण मेहता है। यहां मेरे नाम से एक कमरा बुक होना चाहिए। रिजा ने जानबूझकर उन्हें अनदेखा करते हुए पास रखे एक रजिस्टर के पन्ने पलटने लगी, जैसे वो बहुत व्यस्त हो। फिर कुछ सेकंड बाद उसने कंप्यूटर की तरफ देखा। बाबा, उसने तिरछे अंदाज में कहा, यह रॉयल क्लासिक होटल है, बहुत महंगा है। शायद आप किसी और होटल में जाना चाहते होंगे। कोई धर्मशाला या लॉज पास में ही है। उसकी आवाज में सलाह कम, अपमान ज्यादा था। शिवनारायण की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। वो वैसे ही स्थिर और शांत रहे, जैसे किसी चट्टान पर लहरें टकराकर लौट जाती हैं और चट्टान पर कोई असर नहीं होता। उनकी आवाज में अब भी वही नरमी थी, लेकिन उसमें एक आग्रह भी छिपा था। नहीं बेटी, मुझे यकीन है मेरी बुकिंग यही है। एक बार सिस्टम में ठीक से देख तो लो। उसकी आवाज में कोई लाचारी या भीख नहीं थी। वो बस चाहते थे कि कोई उनकी बात को गंभीरता से सुने। रिजा ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसे दुनिया का सबसे बेकार काम सौंप दिया गया हो। उसने बड़ी बेरुखी से कीबोर्ड पर अपनी लंबी गुलाबी नेल पॉलिश वाली उंगलियां चलाईं और सवाल किया, पूरा नाम? शिवनारायण मेहता। उसने स्क्रीन पर नाम टाइप किया, अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई और कुछ ही सेकंड में सपाट आवाज में कहा, नहीं है, यहां इस नाम की कोई बुकिंग नहीं है। अब आप जा सकते हैं और लोगों को भी काम करने दे। शायद किसी और नाम से बुकिंग की गई हो बेटी, मेरी कंपनी के नाम से। एक बार मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से देखो। उन्होंने एक और प्रयास किया, जैसे खुद को साबित करना उनकी प्राथमिकता नहीं, बस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी था। रिजा के चेहरे पर अब झुंझलाहट साफ दिखने लगी थी। मेहता ग्रुप का नाम सुनकर उसे एक पल को हैरानी हुई, लेकिन फिर बुजुर्ग के हुलिये को देखकर उसका शक यकीन में बदल गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। उसने लापरवाही से कीबोर्ड पर कुछ और बटन दबाए और फिर से वही जवाब दिया, नहीं, कोई बुकिंग नहीं है। अब प्लीज। उसने हाथ से जाने का इशारा किया। अगर आपको इंतजार करना है तो उस तरफ वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। यह कहकर उसने अपना ध्यान कंप्यूटर में लगा लिया, जैसे वो बुजुर्ग वहां मौजूद ही न हो। होटल की लॉबी में लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। कोई लैपटॉप पर काम कर रहा था, कोई कॉफी पीते हुए धीमी आवाज में बातें कर रहा था। हल्की म्यूजिक की धुन बज रही थी, लेकिन उस बुजुर्ग की धीमी चाल ने जो सन्नाटा पैदा किया, उसने उस संगीत को भी बेअसर कर दिया। वो एक कोने में रखी एक अलग थलग कुर्सी पर जाकर बैठ गए। अपना झोला उन्होंने जमीन पर रखा और छड़ी को दोनों हाथों के बीच पकड़कर अपनी हथेलियों को उस पर टिका दिया। उनकी नजरें खाली थी, लेकिन वो लॉबी में हो रही हर हलचल को देख रहे थे, हर आवाज को सुन रहे थे। अब लॉबी में मौजूद लगभग हर किसी की निगाहें उन पर थी। कोई उन्हें दया भाव से देख रहा था तो किसी की नजरों में उपहास था। सोफे पर बैठे दो नौजवान जो महंगे सूट में थे फुसफुसाए, देखो, लगता है मुफ्त की ऐसी की हवा खाने और चाय कॉफी के चक्कर में आ गया है। दूसरे ने जवाब दिया, इसकी औकात नहीं है यहां एक कप चाय खरीदने की भी, और बुकिंग की बात कर रहा था। एक छोटा बच्चा जो अपनी मां के साथ खेल रहा था, उसने अपनी मां से मासूमियत से पूछा, मम्मी, वो बाबा वहां अकेले क्यों बैठे हैं? वो इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? मां ने अपने बच्चे को अपनी ओर खींचते हुए कहा, बेटा, कुछ मत पूछो। जब किस्मत साथ नहीं देती और लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं तो उन्हें ऐसे ही नजरअंदाज किया जाता है। शिवनारायण सब सुन रहे थे। एक एक शब्द, एक एक फुसफुसाहट उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उनका चेहरा बिना किसी भाव के स्थिर बना रहा, जैसे वो ये सब सुनने
और सहने के लिए पहले से ही तैयार होकर आए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो बाहरी दुनिया के शोर से खुद को अलग कर रहे हों। रिजा रिसेप्शन से गुजरती हुई अपने सहकर्मी से मिली और धीमी आवाज में बोली, इन जैसे लोगों को लॉबी में बैठाना भी होटल की इमेज के लिए एक रिस्क है। देखो आने जाने वाले मेहमान कैसे घूर रहे हैं, मैनेजर सर देखेंगे तो नाराज होंगे। उसके साथी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे चिल करो रिजा, थोड़ी देर में जब कोई भाव नहीं देगा तो खुद ही थकहार कर चला जाएगा। चिंता मत करो। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। शिवनारायण उसी कुर्सी पर मूर्ति की तरह बैठे रहे। उनकी निगाहें बीच बीच में रिसेप्शन पर टिक जाती थी। हर बार जब कोई स्टाफ उनके पास से गुजरता, वो एक हल्की सी उम्मीद भरी मुस्कान देते, लेकिन किसी ने रुककर ये पूछने की जहमत नहीं उठाई, बाबा क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? आपको किसी से मिलना है? वो सबके लिए जैसे अदृश्य हो चुके थे। दोपहर ढलने लगी थी। होटल में लंच का समय हो रहा था और चहल पहल बढ़ गई थी। उन्होंने धीरे से उठने की कोशिश की। उनके घुटनों से हल्की आवाज आई। वो फिर से अपनी छड़ी के सहारे रिसेप्शन की ओर बढ़े। क्या हुआ बाबा, गए नहीं आप अभी तक? रिजा की आवाज में अब झुंझलाहट और बढ़ गई थी। बेटी, अगर तुम बहुत व्यस्त हो तो क्या तुम अपने मैनेजर को बुला सकती हो? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, शिवनारायण ने बहुत ही शांत भाव से कहा। रिजा ने सोचते हुए इंटरकॉम का फोन उठाया, मानो वो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। उसने कॉल लगाया होटल के जनरल मैनेजर सौरभ राठी के केबिन में। सर, यहां लॉबी में एक बुजुर्ग है, सुबह से बैठे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। सौरभ राठी अपने आलिशान केबिन में लेदर की कुर्सी पर बैठा था। वो अपनी महंगी घड़ी को देख रहा था। उसने अपने केबिन के कांच के दरवाजे से लॉबी की ओर झांक कर देखा। उसे शिवनारायण का हुलिया देखते ही गुस्सा आ गया। उसने हंसते हुए कहा, रिजा, तुम्हें इतनी ट्रेनिंग देने का क्या फायदा? क्या वो हमारे होटल के गेस्ट लगते हैं? उन्हें बैठने दो, जब तक बैठना है बैठने दो, खुद ही थक कर चले जाएंगे। मेरा समय ऐसे फालतू लोगों के लिए नहीं है। रिजा ने वही बात शिवनारायण को दोहरा दी। मैनेजर साहब अभी बहुत व्यस्त है, वो नहीं मिल सकते। शिवनारायण बिना कुछ कहे फिर से अपनी सीट पर लौट आए। उनके चेहरे पर निराशा का भाव था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसी वक्त होटल का एक स्टाफ बेल बॉय अमित पांडे लॉबी से गुजर रहा था। अमित एक छोटे से गांव से आया था और पिछले 2 सालों से इस होटल में काम कर रहा था। उसने सुबह से ये सारा तमाशा देखा था, लोगों की घूरती नजरें, उनके ताने और उस बुजुर्ग की खामोशी। कुछ था जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। उसके गांव में बुजुर्गों को भगवान का रूप माना जाता था और यहां शहर में उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया। वो हिम्मत करके उनके पास गया और बहुत ही आदर से बोला, बाबा, आप सुबह से यहां बैठे हैं, क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? आपको पानी चाहिए? शिवनारायण ने अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में उन्हें एक सच्ची इंसानियत की झलक दिखाई दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं मैनेजर साहब से मिलना चाहता था, पर शायद वो बहुत व्यस्त है। अमित कुछ देर उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में सम्मान था। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक बार फिर जाकर उनसे बात करता हूं, आप यही रुकिए। वो तेजी से सौरभ के केबिन की ओर गया। दरवाजे पर दस्तक देकर उसने अंदर जाने की इजाजत मांगी। सर, वो जो बुजुर्ग बाहर बैठे हैं, मुझे लगता है उन्हें सच में कोई जरूरी काम है, एक बार आप मिल लेते तो। सौरभ ने गुस्से से अपनी फाइल मेज पर पटकी। अमित, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपने काम से काम रखा करो, ऐसे फालतू लोगों से दूर रहा करो। उनकी कोई बुकिंग वुकिंग नहीं है, वो बस समय बर्बाद करने आए हैं। अब निकलो यहां से और अपना काम करो। अमित ने सिर झुकाया और भारी मन से लौट आया। बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन
शिवनारायण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटा, इस दुनिया में हर कोई अपना फर्ज नहीं निभाता, पर तुमने कोशिश की, मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। वक्त रेत की तरह फिसलता गया। दोपहर ढलकर शाम होने को आई। गाड़ियों की आवाजें धीमी हो गई। सूरज की तपिश कम हो गई। होटल की चकाचौंध अब भी वैसी ही थी, लेकिन लॉबी में बैठे उस बुजुर्ग के चारों ओर एक अजीब सा मौन और उदासी का घेरा बन गया था। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली, जैसे कोई फैसला कर लिया हो। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई, झोला कंधे पर डाला, और इस बार उनकी चाल में एक नई ऊर्जा थी। वो सीधा रिसेप्शन की ओर बढ़ गए। बाबा, मैंने आपसे कहा था ना, मैनेजर व्यस्त है, आप क्यों नहीं समझते? रिजा ने पूरी तरह से झुंझलाते हुए कहा। इस बार शिवनारायण की आवाज में एक अधिकार था। बहुत हो गया इंतजार, अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद ही उनसे बात कर लेता हूं। और ये कहकर वो किसी की परवाह किए बिना सीधे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ गए। रिजा और दूसरे स्टाफ सदस्य हैरान होकर देखते रह गए। उन्होंने दरवाजा खोला। सौरभ कुर्सी पर आराम से बैठा अपने फोन पर कुछ देख रहा था। अचानक किसी को इस तरह अंदर आते देख वो चौंक गया। ये क्या बदतमीजी है, बिना इजाजत अंदर कैसे आ गए? वो चिल्लाया। जब सुनने वाला बहरा हो जाए तो आवाज को खुद ही दरवाजे तक आना पड़ता है। शिवनारायण ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बाबा, बताओ अब क्या चाहिए तुम्हें? भीख चाहिए? बोलो कितने पैसे चाहिए, देता हूं, और दफा हो जाओ यहां से। सौरभ ने अपनी जेब से पर्स निकालते हुए कहा। शिवनारायण ने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक पुराना मुड़ा तुड़ा लिफाफा निकाला। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, बस कुछ मिनट चाहिए। ये मेरी बुकिंग और कुछ जरूरी दस्तावेज है, जरा एक नजर देख लो। सौरभ ने उस लिफाफे को बिना देखे घृणा से टेबल पर पटक दिया। मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही मैं समझ जाता हूं कि उनके पास क्या है और क्या नहीं। ये होटल आपके जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। अब आप यहां से जा रहे हैं या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? शिवनारायण ने एक गहरी सांस ली। सच को बिना देखे और सच्चाई को बिना परखे जानना आसान नहीं होता बेटा। मुझे लोगों को पहचानने की बहुत अच्छी आदत है बाबा। सौरभ हंसा। और मेरी पहचान कभी गलत नहीं होती। आप जाएं और दोबारा इस जगह अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है, शिवनारायण बोले। उनकी आवाज में अब एक चेतावनी थी। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, आज तुमने जो किया है उसका नतीजा तुम्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। वो बाहर निकल गए। उनके जाते ही सौरभ ने उस लिफाफे को उठाया और कूड़ेदान में फेंकने ही वाला था कि तभी बेल बॉय अमित वहां आ गया। सर, प्लीज एक बार देख लीजिए, क्या पता सच में कोई जरूरी कागज हो। सौरभ ने गुस्से में वो लिफाफा अमित की तरफ फेंक दिया। ले, तू ही देख ले, और इस कूड़े को मेरे ऑफिस से बाहर फेंक देना। अमित ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। उसमें से कुछ कागजात बाहर गिरे। एक कागज पर होटल की बुकिंग कंफर्मेशन थी, जो प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए थी, और दूसरे कागज को देखकर अमित की रूह कांप गई। वो होटल के रजिस्ट्रेशन और मालिकाना हक के दस्तावेजों की कॉपी थी, और मालिक के नाम की जगह पर लिखा था श्री शिवनारायण मेहता, संस्थापक एवं 65% शेयरधारक, मेहता ग्रुप ऑफ होटल्स। अमित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो दौड़ता हुआ सौरभ के पास गया। सर, ये वही बुजुर्ग है, हमारे होटल के मालिक हैं, शिवनारायण मेहता। सौरभ जोर से हंसा। पागल हो गए हो क्या? वो भिखारी इस होटल का मालिक है। मुझे इन नकली कागजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने अमित को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अगले दिन सुबह के ठीक 10 बजे वही बुजुर्ग होटल में दाखिल हुए, लेकिन आज वो अकेले नहीं थे। उन्होंने वही सादे कपड़े पहने थे, लेकिन आज उनकी चाल में एक राजा जैसी शान थी। उनके साथ 2 लोग थे,
जो महंगे सूट में थे और उनके हाथों में ब्रीफकेस थे। वो होटल के कानूनी सलाहकार और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। पूरा स्टाफ उन्हें देखकर सन्न रह गया। मैनेजर को बुलाओ, इस बार आवाज में आदेश था। सौरभ राठी भागा भागा बाहर आया। शिवनारायण मेहता को अपने वकीलों के साथ देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीना आ गया। सर, आप? शिवनारायण ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उन्होंने अपने साथ आए अधिकारी से कहा, कार्रवाई शुरू कीजिए। अधिकारी ने ब्रीफकेस से एक पत्र निकाला और जोर से पढ़ना शुरू किया। श्री सौरभ राठी, आपको तत्काल प्रभाव से जनरल मैनेजर के पद से बर्खास्त किया जाता है। आपके साथ साथ मिस रिजा मल्होत्रा और गार्ड हरिकिशन की सेवाएं भी समाप्त की जाती है। सौरभ और रिजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुमसे कहा था सौरभ, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। शिवनारायण की आवाज पूरी लॉबी में गूंज रही थी। ये होटल मैंने ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि उसूलों से बनाया था, और मेरा पहला उसूल था हर इंसान की इज्जत। तुमने मेरे ही घर में मेरे उसूलों का अपमान किया। फिर उन्होंने अपनी नजरें घुमाई और अमित पांडे को खोजा, जो एक कोने में डरा समा खड़ा था। अमित, यहां आओ। अमित डरते डरते आगे आया। आज से इस होटल के नए मैनेजर तुम होगे, शिवनारायण ने घोषणा की। अमित को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन सर, मेरे पास अनुभव नहीं है। तुम्हारे पास वो है जो इन पढ़े लिखे लोगों के पास नहीं था, इंसानियत और सेवा भाव। बाकी सब तुम सीख जाओगे। फिर वो पूरी लॉबी में मौजूद स्टाफ और मेहमानों की ओर मुड़े और कहा, आज से ये बात सब याद रखें, इस होटल में किसी की इज्जत उसके कपड़ों, उसकी गाड़ी या उसके बैंक बैलेंस से नहीं होगी। यहां इंसान की इज्जत इंसान होने के नाते की जाएगी। जो किसी को उसके पहनावे से आंकता है, वो इस रॉयल क्लासिक परिवार का हिस्सा नहीं रह सकता। पूरी लॉबी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। होटल की दीवारें भी जैसे आज शर्म से नहीं बल्कि गर्व से उस महान इंसान को सलाम कर रही थी, जिसने सिखाया था कि असली अमीरी पैसों की नहीं बल्कि संस्कारों और इंसानियत की होती है।